नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले हमारी पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु बचे नहीं थे और वो सारे ज़मीन के नीचे दब गए थे। तो लाखों करोड़ों वर्षों की प्रक्रियाओं के बाद और सूर्य के तापमान मिलने से साथ साथ आसपास का दबाव, तापमान, इन सब के मिलने से ज़मीन में पेट्रोलियम तैयार हुआ। वो पेट्रोलियम जिसका आज हम इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम का मतलब होता है पेट्रा अर्थात रॉक, ओलियम यानी ऑयल, ये दो शब्दों से मिलकर बना है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रा मीन्स होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी ऐसा तेल जो हमें चट्टानों से मिलता है। जो भी ईंधन ज़मीन के नीचे से निकाले जाते हैं उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि करोड़ों लाखों वर्षों पूर्व ये चीज़ें ज़मीन में दब गई होंगी और बाद में इन पर रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। तो जैसे कोयला भी ज़मीन में से निकाला जाता है, कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है और पेट्रोलियम को निकाल के उसको रिफाइनरीज में शुद्ध किया जाता है। जो भी धातुएं, जो भी खनिज पदार्थ ज़मीन में से निकाले जाते हैं उन्हें धातु शास्त्र की विभिन्न विधियां आती हैं। उस विधि से उनको अलग करके और हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। इसी तरह से पेट्रोलियम का भी धातु शास्त्र की विभिन्न विधियों से उनको अलग किया जाता है और रिफाइनरीज में उन्हें रिफ़ाइन किया जाता है। बाद में पेट्रोल हमारे काम में आता है। तो पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, चारकोल, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। ऊर्जा के प्राप्य ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? ऊर्जा स्रोतों के दो प्रकार हैं, एक पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत और एक पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका हम इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद वापस वो हमें दोबारा कभी प्राप्त ना हो सकें, यानी तो ऐसे ऊर्जा स्रोतों को पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। और कोयला और जो पेट्रोलियम है वो हमारे इसी तरह के पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत हैं, यानी अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो हमें दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? एक बार हम जिस ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल करें दोबारा हमें वो इस्तेमाल करने के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो हम उसे पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो आज हम इस लेसन के अंदर पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल कैसे करें, उनमें क्या सावधानी रखें जिसके कारण से हम उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कोयला एवं पेट्रोलियम। आज अगर आप देखने जाएं तो बिना और कोयला और पेट्रोलियम के हमारा जीवन ही संभव नहीं है। आप देख लीजिए, सुबह उठते ही आप अपनी गाड़ी में फर्स्ट किक मारते हैं। आपने गाड़ी में किक मारी, अपनी ऑफिस गए, अपने स्कूल गए, जहाँ जाने वहाँ गए तो आपको सुबह ही पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से पूरे विश्व में पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब का इस्तेमाल होता है ईंधन के लिए। और ये सब चीज़ें आगामी समय में ख़त्म हो जाएंगी। पेट्रोलियम हमारा लगभग 40 वर्षों तक चल सकेगा और जबकि कोयला है वो आने वाले 200 वर्षों तक चल सकेगा। अगर हम इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएंगे और हम इनका महत्व तो समझ ही रहे हैं। आज पेट्रोल का दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ गई है। तो इसी तरह से और पेट्रोल के बिना, डीजल के बिना, केरोसिन के बिना और इन सब चीज़ों के बिना, खासकर पेट्रोल और डीजल के बिना तो जीवन लगभग असंभव सा लगता है। जब तक इनका कोई विकल्प हमें मिल नहीं जाता, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल जाता, इनका कोई अल्टरनेट नहीं मिल जाता, तब तक हमारे पास जो संसाधन हैं
जो पेट्रोलियम मौजूद है, जो पेट्रोल हैं, जो डीजल हैं, उनका हमें बहुत सोच विचार कर उपयोग करना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में ये हमें मिलने वाले नहीं हैं। और कोयला और पेट्रोलियम अगर देखें तो कोयला और पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं। अभी मैंने शुरुआत में ही समझाया कि ये जीवाश्म ईंधन होते हैं और ये ज़मीन के नीचे लाखों वर्षों की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने हैं। जब इन्हें जलाया जाता है तो ये जो पेट्रोलियम होते हैं वो जैव मात्रा से बनते हैं। इसमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र भी होते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड बनते हैं। अगर अपर्याप्त ऑक्सीजन में इन्हें जलाया जाए तो फिर ऑक्साइड के बजाय मोनोऑक्साइड बन जाते हैं, जो विषैली गैसें हैं। और आप जानते हैं कि आज हमारा पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हम जानते हैं हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी कम है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने इतना विकास किया है, मानव ने इतनी प्रगति की है कि उसने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है और हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कंटिन्यू लगातार बढ़ती जा रही है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो वातावरण, कार्बन डाइऑक्साइड का एक गुण है, वो गर्मी का शोषण करता है। तो जैसे वो गर्मी का शोषण, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ेगी, वो गर्मी का शोषण करेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे वातावरण में गर्मी बढ़ेगी। और जब वातावरण में गर्मी का प्रमाण बढ़ेगा तो जो पहाड़ों पे ग्लेशियर होते हैं वो ग्लेशियर टूट के गिरने लगते हैं, जिसके कारण से समुद्र में हलचल होती है और समुद्र में हलचल होने के कारण सुनामी, भूकंप, ऐसी बहुत सारी आपदाएं आती हैं जिनमें हमें लोगों का और जनधन का काफ़ी नुकसान हो जाता है। लोग भी जाते हैं और चीज़ें भी तहस नहस हो जाती हैं, क्योंकि और बहुत भयंकर तूफ़ान आते हैं जिनके बारे में हम आए दिन देखते रहते हैं। तो इस तरह से इससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, और इस कभी कभी होता क्या है कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जो गैसें होती हैं ये आपस में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं और सल्फ्यूरिक एसिड फिर बारिश के रूप में बरसता है, जिसे एसिड वर्षा कहा जाता है। एसिड वर्षा के कारण फसलें, खड़ी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। साथ साथ हमारी पुरानी इमारतें हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, ऐसे लाल किला, जो ऐसी पुरानी इमारतें हैं उन्हें भी बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह से, और कोयला और पेट्रोलियम ऐसे पदार्थ हैं जिनसे वातावरण में प्रदूषण बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। तो हमें आने वाले दिनों में इनका कोई ना कोई अल्टरनेट ढूंढना होगा। आप पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करें कि आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें कि आप सामुद्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल करें, कोई ना कोई ऐसा हमें अल्टरनेट ढूंढना होगा कि जिससे हम पेट्रोलियम और पेट्रोल और डीजल ख़त्म होने के बाद या कोयला ख़त्म होने के बाद उसकी जगह हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी हमारे पास जो पेट्रोल और डीजल जो चीज़ें मौजूद हैं उनका इस्तेमाल हम किस तरह से करें और किस तरह से हम उनकी बचत कर सकते हैं, किस तरह से उनका हम समुचित इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह उन्हें हम लंबे समय तक चला सकते हैं और अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, उसके बारे में हम विचार करते हैं। पहला, हमने देखा है कि हर आदमी अपनी बाइक लेके चलता है, अपने स्कूटर लेके चलता है। तो अगर हमें कहीं आना जाना है तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, जो सरकार बसें चलाती हैं, उन बसों में हम अपनी बाइक ना ले जाने के बजाय उन बसों में हम यात्रा कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नज़दीक में है तो हम पैदल जा सकते हैं। इस तरह से हम पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं। दूसरा, हमारे घरों में जो बल्ब है वो बल्ब की जगह हम फ्लोरोमेंट ट्यूब का इस्तेमाल करें, और इस तरह की ट्यूब का जब हम इस्तेमाल करेंगे, फ्लोरोसेंट ट्यूब का, तो उसके अंदर, या आप एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होती है, पहले हम जो एक बल्ब लगाते थे 100 वाट की, ये सब वो लाइट बहुत खाती हैं। तो अगर हम इस तरह से
इस तरह से फ्लोरोसेंट ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे या एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करेंगे तो बिजली की बचत काफ़ी होती है। साथ साथ हमें कहीं जाना है तो हम लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से जा सकते हैं। और अगर आप सर्दी में आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है तो हम हीटर या सिगड़ी का इस्तेमाल करने के बजाय एक स्वेटर ज़्यादा पहन सकते हैं। और इस तरह से अगर हम ध्यान रखें तो हम कोयला और पेट्रोलियम जो होता है उसकी बचत कर सकते हैं, उसे लंबे समय तक चला सकते हैं। साथ साथ हम जिन मशीनों में इसका इस्तेमाल करते हैं वो मशीनें भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मशीनें अच्छी होंगी तो पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी। और अब आजकल इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि कोई ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढा जाए डीजल और पेट्रोल का कि जिसके कारण से पर्यावरण प्रदूषित भी ना हो और हमें ईंधन के लिए चीज़ें भी प्राप्त हो जाएं। तो इस तरह से इस पे वैज्ञानिकों की लगातार खोज जारी है। लेकिन अपने पर्यावरण को बचाना, हमारे पास उपलब्ध जीवाश्म ईंधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आप किस प्रकार से कोयला और पेट्रोलियम या जीवाश्म ईंधन की बचत करेंगे, समझाइए। तो आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।